चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? राम राम, जय श्री राम। एक काफ़ी लंबे समय के बाद में लाइव मुलाकात हो रही है आप सभी प्यारे साथियों से। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिली रही थी, या मैंने आपसे पहले ही वादा कर लिया था कि क्लासेस में जो है वह आपका छुट्टी नहीं होगी। क्लियर? कल संडे था, संडे को नॉर्मली क्लास ऑफ रहती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आप और हम मिलकर के हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी टीजीटी आदि के लिए पढ़ रहे हैं। जयपुर स्टूडियो से लाइव हैं। ये हमारी 10वीं क्लास है, प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम महाजनपद काल के प्रश्न आपके बीच में रख रहे थे। नीलम जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ जाइए। सर, आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर आकर के। यहाँ पर आप डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप। ठीक है, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। हिंदी विषय के कोर्सेज डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल आदि के सबके कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्सेज जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, इसकी डेमो क्लास मैंने आज यूट्यूब चैनल पर ली थी, आप उसे देख सकते हैं। इतिहास विषय का है, शानदार कक्षा कार्यक्रम है, केवल प्राइस 3,999 है। आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत की शानदार क्लास है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न ये रहा, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस स्मृति का पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है? उत्तरी कृष्ण मार्जित मृतभांड, गेरिक मृतभांड, सर चित्रित धूसर मृतभांड, भूरे मटमैले रंग के लिप्त मृतभांड और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, द्वितीय नगरीकरण का तात्पर्य यहां पर क्या हो गया? तो याद रखिएगा, डेट इज महाजनपद काल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इतिहास में महाजनपद काल कहते हैं। हमारा प्रश्न यहां पर यह है कि महाजनपद काल जो है उससे किस तरह के मृतभांड जुड़े हुए थे। क्लियर? बताइए, महाजनपद काल जो है इससे जुड़े हुए थे NBPW प्रकार के मृतभांड, डेट इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड और वेयर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड कहते हैं। और यह मृत भांड समृद्धि सूचक बर्तन माने जाते हैं। इनको किस तरह का मृत भांड माना जाता है? तो यह बात याद रखिएगा, इन्हें हम समृद्धि सूचक मृत भांड कहते हैं। समृद्धि सूचक मृत भांड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उपयोग है, यह उपयोग आम आदमी के द्वारा नहीं किया जाता था, आम जनता के द्वारा नहीं किया जाता था। क्लियर हो गई? नीलम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न ये रहा, महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? चेदी वत्स अवंती मगध अंग, अवंती चेदी वत्स मगध अंग, अवंती वत्स चेदी अंग मगध, वत्स अवंती अंग चेदी और मगध। और अनुत्तरित प्रश्न, पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये है आपके ईस्ट और ये है आपके वेस्ट। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया करके इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एनवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षा 2019 का यह प्रश्न है। यह प्रश्न कब पूछा गया? तो डेट इज एनवीएस पीजीटी एग्जाम 2019 में आपके यह सवाल पूछा गया था। पूर्व से पश्चिम की ओर का जो सही क्रम होता है उनमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले अंग आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप अंग के बाद मगध को लीजिएगा। क्लियर? मगध के बाद आप यहाँ पर वत्स, चेदी और देन अवंती को लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक भी क्रम जो है वह आपके सही नहीं होगा। सबसे पहले अंग आएगा, अंग के बाद जो है वह आपके यहाँ पर क्या आएगा? तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अंग के बाद आपके आएगा मगध, मगध के बाद वत्स, वत्स के बाद यहाँ पर चेदी और चेदी के बाद आपके आता है जी अवंती। क्लियर? यह क्रम होता है आपसे ईस्ट टू वेस्ट।
यहां पर हमारे एक क्रम दे रखा है, पर यह क्रम किस तरह से दे रखा है तो इस बात को समझिएगा। दैट इज वेस्ट टू ईस्ट दे रखा है। क्लियर। तो यहां पर इस प्रश्न को मैं रखता हूं डिलीट होने की श्रेणी में। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां पर हम इस प्रश्न को डिलीट होने की श्रेणी में रखते हैं। 16 महाजनपदों में से मगध के उदय के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका नेतृत्व बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था। मगध ने गंगा नदी प्रणाली के मुख्य स्थलों पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया। यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गण और संघों की निष्ठा जीत ली। मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी, अनुपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन खदानें थी और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं यहां पर आपके लिए सही जवाब क्या रहेगा? सर सही जवाब रहेगा 3 नंबर कि यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गणों और संघों की निष्ठा जीत ली थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वह 16 महाजनपदों की सूची प्रदान नहीं करता है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र और अनुत्तरित प्रश्न। 16 महाजनपदों की सूची जो है हमें नहीं मिलती है। कहां नहीं मिलती है जरूर बताइएगा। सब कुछ क्लियर है? सर याद रखिएगा 16 महाजनपदों की जो सूची है यह सूची हमें दीर्घ निकाय में देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। दीर्घ निकाय में हमें 16 महाजनपदों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद जो है वह एक गणतंत्रवादी राज्य था? अंग, कौशल, वज्जी, मगध और अनुत्तरित प्रश्न है। एक गणतंत्रवादी राज्य हुआ करता था। बताइए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक गणतंत्रवादी राज्य हुआ करता था, कृपया इसके बारे में बताइए वह कौन सा था? 16 महाजनपद थे, उनमें से जो आपके एक गणतंत्रवादी राज्य जो है उसका नाम हमें जरूर बताइएगा। देखिए साहब, जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं, कृपया इस बात को जरूर पढ़िएगा। 16 महाजनपदों को हम 2 भागों में बांटते हैं। 14 तो थे यहाँ पर राजतंत्र, क्या ये बात क्लियर हो गई? और 2 थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा, डेट इज गणतंत्र। क्लियर। अब ये 2 गणतंत्र कौन कौन से हैं? तो पहला आता है वज्जी और दूसरा आता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, मल्ल। क्लियर हो गई? तो पहला वज्जी है और दूसरा मल्ल आता है, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो यहां पर वज्जी जो है यह आपके 16 महाजनपदों में एक गणतंत्रवादी था। सरोज जी राधे राधे, जीना जी, कांता नायलू जी, स्वागत है मैम आपका, अभिनंदन। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा घाटी में कितने महाजनपद है जो स्थित थे? 10, 9, 8, 11 और अनुत्तरित प्रश्न है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। यहां पर गंगा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी का तात्पर्य है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? सर याद रखना 16 में से 10 महाजनपद जो है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थे। आप याद करिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना के दोहाब में जो नगरीय क्रांति हुई थी, उसी नगरीय क्रांति को महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई? इन 10 जनपदों में काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी और सूरसेन का नाम आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 10 ऐसे जनपद थे जो कि गंगा घाटी में स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वह सबसे दक्षिणी महाजनपद था? अश्मक, अवंती, चेदी, मत्स्य और अनुत्तरित प्रश्न है। कमेंट करिएगा फटाफट से, तेजी के साथ में। देखो यहां पर अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपको यहां पर कुछ नहीं आता है। कमेंट करिए, चाहे वो आप गलत ही करेंगे तब भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे दोस्त यह गलत होगा। ठीक है, देखिएगा, ये हमारा भारत, यहां पर है गोदावरी नदी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन सी नदी थी यहां पर? तो यहां पर हमें नदी देखने को मिलती है
मेरे दोस्त याद रखिएगा गोदावरी। ठीक है, इस गोदावरी नदी के किनारे एक महाजनपद हुआ करता था, अश्मक। क्लियर। और इस अश्मक की जो राजधानी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी डेट इज पोर्टन, या मेरे दोस्त याद रखिएगा पोर्टल। ठीक है, तो अश्मक जो है वह सबसे दक्षिणतम महाजनपद माना जाता है। बिल्कुल कांता, नीलम, जीना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वह सगणतंत्रात्मक संघ था? वज्जी, कौशल, मगध, अंग और अनुत्तरित प्रश्न है। यह फिर से रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 16 महाजनपद थे आपके। 16 महाजनपदों में से 14 जो जनपद थे वहां पर क्या था? याद रखिएगा राजतंत्र था। 2 जो हैं वह अपने यहाँ पर गणतंत्र रखा करते थे। गणतंत्रों में पहला नाम वज्जी का आता है और एक नाम जो है वह आपके मल्ल का आता है। वज्जी जो है यह 8 गणों का संघ हुआ करता था। 8 गणों का क्या हुआ करता था? संघ हुआ करता था। कौन? वज्जी। क्लियर हो गई बात। इनमें 3 बेहद प्रमुख थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। इनमें 3 प्रमुख थे, विदेह, दूसरा वज्जी और तीसरा मेरे दोस्त याद रखिएगा डेट इज लिच्छवी। ये 3 प्रमुख माने जाते हैं। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा याद रखें। बताओ क्या ये बात क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? कमरोज, वत्स, अवंती, अश्मक और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। एक ऐसा महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में चर्चा की थी, थोड़ा सा याद करिएगा। डेट इज अश्मक। अश्मक की एक बहुत बड़ी विशेषता, दक्षिणतम महाजनपद था यह। ठीक है, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वह क्या हुआ करती थी? तो याद रखिएगा डेट इज पोतन हुआ करती थी। क्लियर? वेरी गुड कांता, नीलम, जीना और अन्य विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? वत्स, मत्स्य, अवंती, अश्मक और अनुत्तरित प्रश्न। डेट इज महिष्मती। बताइए। महिष्मती, हाँ एक मूवी आई थी बाहुबली। बाहुबली में बाहुबली कहाँ का राजा हुआ करता था पता है आपको? महिष्मती। महिष्मती। क्या ये बात क्लियर हो गई? जी हाँ, हम उसी महिष्मती की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक हमें जनपद देखने को मिलता है डेट इज अवंती। अवंती की 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक हुआ करती थी उत्तर भाग में और एक हुआ करती थी आपके दक्षिणी भाग में। उत्तर भाग जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी हुआ करती थी डेट इज महिष्मती। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 2 राजधानियां हमें यहां पर देखने को मिलती है, किसकी? अवंती की। तो यहां पर सही जवाब रहेगा अवंती। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई? सही जवाब क्या रहेगा? अवंती। अवंती के अलावा पांचाल एक ऐसा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा पांचाल के बारे में। तो याद रखें, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिच्छत्र हुआ करती थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? डेट इज काम्पिल्य हुआ करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बिंदु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा एक संघ आता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वज्जी।
वज्जी के बारे में कहा जाता है ये 8 गणों का संघ था। ये आपके राजस्थान पीजीटी में पूछा भी गया है सन 2015 के पेपर में। वज्जी 8 गणों का संघ। क्लियर? चलो जी अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र जो है इसका निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग और अनुत्तरित प्रश्न है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बताएं। देखिए साहब, जब हम मगध पढ़ते हैं, मगध में आपने एक नाम सुना होगा, डेट इज हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक राजा हुआ, डेट इज बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या कर दी गई अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, अजातशत्रु जो है इसका विवाह हुआ पद्मावती के साथ में। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ? पद्मावती के साथ हुआ। और इन दोनों से जो संतान जन्म लेती है, डेटी उदयभद्र। ठीक है, जिसे ही हम दूसरे शब्दों में उदाइन भी कहते हैं। इसी उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? उदाइन कौन है, उदयभद्र कौन है, इस बात को समझिएगा। मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसकी हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु का विवाह पद्मावती से हुआ। इन दोनों की विवाह से एक नतीजा बाजार में आया, नाम हुआ उदयभद्र। तो यहां पर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो गया? तो याद रखिएगा, डेट इज उदयभद्र हुआ। क्लियर? चलो साहब अगला प्रश्न देखिए। काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का कोर्स इतिहास विषय का चल रहा है। इस कोर्स का आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। आरएस का फाउंडेशन कोर्स है 499 में और 3999 में। बताओ, क्या ये बातें क्लियर? सर ये ऑफर केवल कुछ समय के लिए ही है। मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने एनरोल कर लिया है उनके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब इसकी फीस बढ़ने वाली है। क्लियर है ना? इसकी डेमो क्लास जो है वह आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से मेरी इतिहास विषय की बुक जो है वह दोबारा से आकर आ रही है आप सभी प्यारे साथियों के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर लेकर आएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक की किताबों का सार संग्रह। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए बहुत जल्दी काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर एक सेल लेकर आएंगे, जिसमें हमारे कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत कम दामों में। तो बने रहिए काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और डाउनलोड करके रखिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न, प्रसेनजीत जो है वह कहाँ का राजा था? काशी का, कौशल का, अंग का, वत्स का और अनुत्तरित प्रश्न है। प्रसेनजीत जो है वह कहाँ का राजा था? जवाब दीजिए। सर प्रसेनजीत जो है वह कौशल का राजा था। प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के मित्र हुआ करते थे, कहा करते थे कि मैं भी 80 का हूं और बुद्ध भी 80 के हैं, भगवान भी 80 के हैं। ठीक है, बड़े परम मित्र थे। इसके साथ ही प्रसेनजीत और बुद्ध की उम्र भी बड़ी समान थी साहब, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबोधित करते हैं? वज्जी, मत्स्य, चेदी, सुरसेनोई और अनुत्तरित प्रश्न। मेथोरा, डेट इज मथुरा। मेथोरा का मतलब क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, डेट इज मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के है और इसको जोड़ा जाता है सुरसेनई के साथ में। किसके साथ जोड़ा जाता है? सुरसेनई, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डेट इज सुरसेन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, आम्रपाली जो है वह पुत्री थी वैशाली के एक मुखिया की, वैशाली के महान वेद की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, वैशाली के एक कवि की और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। आम्रपाली जो है वह एक पुत्री थी। बताइए।
सर आम्रपाली बेसिकली वैशाली की एक मुखिया की बेटी थी, क्या ये बात क्लियर हो गई है ना? और इसी आम्रपाली को नगर वधु भी चुना गया था। क्या चुना गया? तो याद रखिएगा, डेट इज वैशाली की नगर वधु के रूप में इसे सम्मिलित किया गया है। और इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बौद्ध धर्म के लिए आम्रवन विहार दान किया था। कौन सा विहार बनाया इसने? क्लियर? चलिए साहब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पहचान जो है वह कुसुमपुर से की जाती है? पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी, कौशाली और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसी जिसकी पहचान कुसुमपुर के साथ की जाती है, बताएं। सर याद रखिएगा, कुसुमपुर के साथ पहचान की जाती है पाटलिपुत्र की। ठीक है, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वह किसने की थी? वह की गई थी उदयन के द्वारा, जिसे हम उदयभद्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया? यह कौन था? तो अजातशत्रु और पद्मावती का बेटा था, आपको पता होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। श्रावस्ती अधोलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित थी? अमोमा, अचिरावती, रोहिणी, हिरण्यवती और अनुत्तरित प्रश्न है। श्रावस्ती जो है वह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित थी? जवाब दीजिए। श्रावस्ती, श्रावस्ती मूल रूप से अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध के समय यहाँ के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। 3 विचारधाराओं का केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म और जैन धर्म का। और यह अचिरावती नदी के किनारे पर स्थित थी। इसी अचिरावती नदी को हम राप्ती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? याद रखिएगा, राप्ती नदी कहते हैं। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ? काशी, अंग, कौशल, वज्जी और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। गुड इवनिंग है ब्राज भाई, स्वागत है आपका, अभिनंदन। बताइए आप, मगध जनपद का पहला जो शिकार हुआ, यानी कि मगध जनपद पर पहला अधिकार, या मगध ने पहली बार किस पर अधिकार किया? जवाब दीजिए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगध ने सबसे पहले अंग महाजन पर अधिकार किया था। ठीक है, और अंग की राजधानी जो है वह क्या हुआ करती थी? तो यह बात याद रखिएगा, यह हुआ करती थी चंपा। ठीक है, अगला, अपोरु, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम किसे माना गया? महानंदी, महापद्मनंद, धनानंद, उदयन और अनुत्तरित प्रश्न। अपरो परशुराम किसे कहा गया? बताएं। सर यहां पर एक बात समझिएगा, अपरो परशुराम का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है द्वितीय परशुराम। ठीक है, इसे ही क्षत्रियों का नाशक भी कहा जाता है, क्षत्रियों का नाशक। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? उग्रसेन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, एक राट भी कहा जाता है। अब मुझे बताएं, यह किसके बारे में यह शब्द चीजें कही गई है? बताएं। ठीक है, इसे ही सर्व शत्रांतक कहा जाता है, सर्व शत्रांतक कहा जाता है। इसे ही मेरे दोस्त याद रखिएगा, कली का अंश कहा जाता है। और इसे ही मेरे दोस्त याद रखिएगा, भार्गव भी कहा जाता है।
और यह शब्द आया है महापद्म नंद के लिए। उम्मीद करता हूं महापद्म नंद के इतने सारे नाम जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बताएं मुझे नीलम, हेमराज और अन्य विद्यार्थियों, बताएं क्या कहा गया है? अप्रो परशुराम, द्वितीय परशुराम, क्षत्रियों का नाशक, उग्रसेन, एकराट, सर्वशत्रांतक, कली का अंश और भार्गव कहा गया है। क्लियर? अगला प्रश्न, एक शब्द है कीकट, क्षेत्र समीकृत किया गया है कौशल से, काशी से, मगध से, चेदी से और अनुत्तरित प्रश्न है। कीकट क्षेत्र जो है यह सम्मिलित किया गया है, बताएं। देखिए साहब, कीकट क्षेत्र जो है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और कीकट क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें अनार्य लोग निवास करते हैं। तो कीकट क्षेत्र जो है इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ये बात याद रखना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलती है। दूसरी बात, इसमें कौन रहते हैं? अनार्य लोगों का यहाँ पर क्या है, याद रखें, निवास स्थान है। ठीक है, और इसका समीकरण किया गया है मगध। क्लियर? जियाराम, स्वागत है मेरे दोस्त। कीकट क्या होता है? देखिए हेमराज भाई, कीकट वह क्षेत्र जिसमें अनार्य लोग रहते हों। यहां पर एक शब्द आता है आर्य। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। एक गुणवाचक शब्द है यह विशेषता बताता है, जातिवाचक शब्द नहीं है। ठीक है ना? श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ हो गए, जो ग्रेट हो गए, उन्हें हमने क्या कह दिया? आर्य। लेकिन जो लोग श्रेष्ठ नहीं हुए, जो निम्न हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनार्य कहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई हेमराज? बताओ। और अनार्य लोग कहाँ रहते हैं? अनार्य लोग रहते हैं कीकट में, और कीकट शब्द का समीकरण मगध से लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। इतिहास फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज हैं यहाँ पर, ये अवेलेबल हैं। आरएस फाउंडेशन का कोर्स 80+ घंटों का कक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत बल, उत्तर लेखन का अभ्यास और प्रिंटेबल नोट्स और भी बहुत कुछ। हेमराज, आपके क्लियर हो गया क्या मेरे दोस्त? मुझे बताओ, लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, लिच्छवी गणराज्य जो है वह किस राज्य में स्थित था? बताएं, लिच्छवी गणराज्य जो है वह किस राज्य में स्थित था? सर याद रखना, लिच्छवी पड़ता है आपके बिहार में। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहां पर है? बिहार में होता था। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली जो है वह गंडक नदी के किनारे हुआ करती थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो ये बात याद रखना, डेट इज वैशाली। और वैशाली कौन सी नदी के किनारे थी? तो मेरे दोस्त ये थी गंडक नदी के किनारे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के शानदार रंगमंच पर। मैं चंदू जैन आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। ठीक है, वत्स इसकी राजधानी, और राजधानी क्या? डेट इज कौशाम्बी। और यह किस नदी के किनारे? तो ये बात याद रखिएगा, डेट इज यमुना नदी के किनारे। क्लियर? यमुना नदी के किनारे पर यह थी। अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। रिपीटेड सवाल है, डेट इज कौशाम्बी। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है। कौशाम्बी जो है मेरे दोस्त, यह कहीं ना कहीं आपके वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। यहां तक बात क्लियर हो गई। कौशाम्बी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों यहां पर आए। ठीक है, कौशाम्बी में ही घोषिताराम विहार है, और कौशाम्बी का ही उत्खनन 1936-37 में NG मजूमदार ने किया था। ठीक है,
तो यहां पर अगर आप कौशाम्बी के बारे में जानना चाह रहे हैं, कहां पर है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बिहार, सॉरी माफी चाहूंगा, कहां पर है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। क्लियर। दूसरी बात, जैन और बौद्ध धर्मों का केंद्र, ठीक है, महावीर और बुद्ध यहां पर आए। और बुद्ध आए। इसका उत्खनन 1936-37 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा। क्लियर। और यहीं पर क्या स्थित है, तो मेरे दोस्त घोषिताराम विहार। क्लियर। देखो, दो शब्द समझने की कोशिश करिए, एक तो होता है विहार और एक होता है चैत्य। विहार शब्द का तात्पर्य होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, वहीं चैत्य का तात्पर्य होता है बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर हमने बात करी घोषिताराम विहार की, जो कहां पर है, कौशाम्बी में है। कौशाम्बी का उत्खनन 1936-37 में NG मजूमदार ने करवाया था। यह यमुना नदी के किनारे पर है। जैन और बौद्ध धर्मों का केंद्र रहा, वत्स महाजनपद की राजधानी रही। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध यहां पर आए थे। तो यह जानकारी आप लोगों के लिए है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना हुई थी ईसा पूर्व 1990 में, ईसा पूर्व 800 में, ईसा पूर्व 700 में, ईसा पूर्व 600 में, और अनुत्तरित प्रश्न है, मुझे बताएं। सर याद रखना, यह घटना घटित हुई थी 600 ईस्वी में, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हैं, ये आपको पता ही होगा। इन 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद जो है यह गंगा घाटी में है। और मेरे दोस्त इनको थोड़ा सा पढ़िएगा। 14 जो है वहां पर क्या है, राजतंत्र है, राजा का शासन है। और 2 जो हैं गणतंत्र है। इनमें एक का नाम वज्जी, एक का नाम मल्ल। वज्जी 8 गणों का संघ है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। जनपद क्या होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो एक प्रश्न हमारे प्यारे साथी ने पूछा है, सर जनपद क्या होता है। देखो जनपद क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में सब। देखो हमारे बीच में एक राजनीतिक इकाई आती है वैदिक काल में। ठीक है, देखो हेमराज मेरे दोस्त, वैदिक काल में क्या हुआ, हमारे यहाँ जनसंख्या कम थी। क्या ये बात क्लियर हो गई। और अब जनसंख्या कम थी तो उनका क्षेत्र बहुत छोटा हुआ करता था। क्लियर। तो यहां पर विकास हुआ जन का। जन की जनसंख्या आप 10 मान लीजिए, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, 10 से 100 हो गए, तो जन जो है मेरे दोस्त यह आपके जनपद में कन्वर्ट हो गए। और जनसंख्या 100 से बढ़कर के 1000 हो गई, तो यही जनपद क्या हो गई, यह हो गए मेरे दोस्त महाजनपद हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो यह सब क्या है मेरे दोस्त, यह सब हमें देखने को मिलती है राजनीतिक इकाई। राजनीतिक इकाई। हेमराज बताओ मेरे दोस्त, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या। ये हमें क्या देखने को मिलती है, राजनीतिक इकाई देखने को मिलती है। अभी देखिए आपने देखा होगा गांव,
गांव में जनसंख्या कम होती है, गांव में जैसे ही जनसंख्या बढ़ी वो कस्बे में बदल जाता है, कस्बे में जैसे ही जनसंख्या बढ़ी वो नगर में बदल जाएगा, और जैसे ही नगर की जनसंख्या बदलेगी वह महानगर में बदल जाएगा। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? तो यही हमें यहां पर देखने को मिलता है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? कंबोज, अवंती, पांचाल, मत्स्य और अनुत्तरित प्रश्न है। हेमराज मेरे दोस्त, एक बार अगर चीजें समझ में आ गई हो ना तो मुझे जरूर बता देना। बताओ। चलिए सर, याद रखना मत्स्य ये हमारे राजस्थान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी विराट नगर, जिसे ही हमने क्या नाम दिया था, याद रखिएगा, बेराट। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा मत्स्य महाजनपद के बारे में कि भगवान बुद्ध के समय इस जनपद का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। जय श्री कृष्णा महेंद्र भाई, स्वागत है। एक लाइन और याद रखेंगे, बुद्ध के समय इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। हाँ, जिसे हम विराटनगर कहते हैं, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में यह स्थित है। क्लियर हो गई भैया बात? ब्रजेश, महेंद्र भाई, जियाराम, मनोहर, हेमराज, बताओ, नीलम और अन्य विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 है, सूची 2 है। यहां पर हमने कुछ जनपद दे रखे हैं और यहां पर हमने उनकी राजधानियां आपके बीच में दे रखी है। सूरसेन, गांधार, कौशल, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, अयोध्या, वज्जी। 1 2 3 4, 3 4 1 2, 2 1 3 4, 2 3 4 1। बताएं सर, बोर्ड जूम करिए। महेंद्र भाई ये फुल जूम है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा जूम क्या करें, बताओ मुझे आप। ये यार जूम करते हैं तो इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। चलो इस प्रश्न को तो हल करो, या तो बिगड़ गया सेटिंग। चलिए साहब, बोर्ड को जूम करने के चक्कर में जो था मेरे दोस्त वो भी चला जाएगा। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, गांधार की तक्षशिला थी, कौशल जो है उसकी राजधानी अयोध्या, और वैशाली की वज्जी। तो सही जवाब 2 1 3 और 4। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। हाँ। आपको एक बात पता होगी मेरे दोस्त, आप चाहें तो YouTube में जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट उसको भी जूम कर सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। ओ भाई गॉड, ये तो सारा ही ऐसा हो गया भैया। ये ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। इधर जनपद है, इधर राजधानी है। कुरु, वैशल, वत्स और मगध, कौशाम्बी, राजगृह, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ और पाटलिपुत्र। 1 3 5 2, 4 2 1 3, 1 3 2 5, 4 3 1 2 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं यहां पर आपका सही जवाब क्या लगता है, विचार करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, देखिएगा
जब हम इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ते हैं तो कुरु जो होता है इसकी राजधानी होती है इंद्रप्रस्थ, कौशल की अयोध्या होती है, कौशल नरेश, ठीक है, वत्स की कौशाम्बी, और मगध जो होता है इसकी राजधानी राजगृह के रूप में होती है। तो सही जवाब क्या होगा भैया? 4, 3, 1 और 2, विकल्प डी सही जवाब होगा। हाँ, फोन में ही जूम हो गया, महेंद्र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फोन में ही जूम हो गया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर फर्स्ट ईयर पीजीटी इतिहास का और आरएस फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, चेदी कांपिल्य, मत्स्य विराटनगर और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं यहां पर कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए साहब, चेदी, चेदी की जो राजधानी हुआ करती थी यह हुआ करती थी सुक्ति मती, और कांपिल्य जो है यह याद रखिएगा पांचाल इसकी राजधानी हुआ करती थी, पांचाल, ठीक है ना। तो कांपिल्य किसकी राजधानी थी? तो यह बात याद रखिएगा, कांपिल्य पांचाल की राजधानी थी। अजातशत्रु राजा था, अंग का, कौशल का, विदेह का, इनमें से किसी का भी नहीं, और अनुत्तरित प्रश्न है। अजातशत्रु कहां का राजा था, बताएं। सर याद रखिएगा, अजातशत्रु मगध का राजा था, मगध का राजा। कौन से वंश का था? तो डेट इज हर्यक वंश का यह राजा हुआ करता था। तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? याद रखिएगा 4, 4 में क्या आया हुआ है? याद रखें इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा राजा जिसे हम क्या कहते हैं जी? कुणिक कहते हैं, बताइए कौन है? हमारे जियाराम भाई पूछ रहे हैं सर, जो पांचाल थी जिसकी 2 राजधानियां थी, देखो मेरे दोस्त पांचाल की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। मैंने थोड़ी देर पहले इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की थी, अगर आप थोड़ा प्रीवियस क्लास देखेंगे ना तो शायद आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। देखिएगा, ये देखिए मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है, अवंती की, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी की माहिष्मती है। पांचाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण की कांपिल्य है। क्लियर हो गई जियाराम मेरे दोस्त, मेरे भाई? बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, कुछ भी कहो। ऐसे विद्यार्थी मिल जाए तो गजब गजब। ऐसे ही विद्यार्थियों के तो लिए तो ताकत लगानी पड़ती है, चौल लगाना पड़ता है। क्लियर? सर याद रखिएगा, कुणिक शब्द जो है वह आपके किसके लिए आया है? तो मेरे दोस्त वह आया है अजात शत्रु के लिए। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिका अभिषेक हुआ था? शालवती, आम्रपाली, बसंत सेना, रामायणीय और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक ऐसी गणिका जिसका मेरे दोस्त राजगृह में, जो मगध की राजधानी थी, उसमें राज्याभिषेक हुआ था, बताइए। सर राजगृह की गणिका जो है वह सालवती का नाम मिलता है। राजवेद जीवक जो है वह सालवती का ही बेटा था। आम्रपाली वैशाली की और बसंत सेना उज्जैन की गणिका हुआ करती थी। आम्रपाली, जो आम्रपाली का नाम आया है ना, ये काफी उपयोगी है। वैशाली की नगरवधु थी, जबकि बसंत सेना उज्जैन की गणिका थी। इसका संबंध कहां से रहा है? वैशाली से। और बसंत सेना का
उज्जैन से रहा है। सालवती का याद रखिएगा कहां से संबंध रहा है, तो इसका संबंध आपके मगध से रहा है। मगध यानी कि राजगृह से। क्लियर। और एक बात और याद रखिएगा, जो राजवेद है जिसका नाम जीवक है, वह जीवक इसी का पुत्र था। जीवक किस राजा का राजवेद था? प्रबोध, उदयन, अशोक, बिंबिसार और अनुत्तरित प्रश्न। सालवती नाम की गणिका का पुत्र था जीवक। अवंती के राजा पंडपधोत की चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए इसे भेजा गया था। क्लियर हो गई? ठीक है। सुनील ओला जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। हमारे एक प्यारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सर कुणिक का तात्पर्य क्या होता है? कुणिक का तात्पर्य अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। लवली, डियर, बियर, शॉर्ट्स। क्लियर हो गया? सामान्यतः कुणिक का तात्पर्य विजेता के फॉर्मेट में भी देखा जाता है, बाकी जब हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग जानकारी मिलती है। सर याद रखना, यहां पर सही जवाब रहेगा बिंबिसार। ठीक है। देखो, बिंबिसार का एक बेटा हुआ करता था, नाम था अभय कुमार। उस अभय कुमार ने जीवक का लालन पालन किया था। क्लियर? गुड इवनिंग सुनील ओला। कालाशोक संबंधित था नंदवंश, शिशुनाग राजवंश, पाल वंश, मौर्य वंश। अनुत्तरित प्रश्न। हमारे विद्यार्थी अक्सर कहते हैं सर हमें जो है वह ट्रिक्स याद नहीं होती है ना? कौन सी ट्रिक याद नहीं होती है? सर ट्रिक याद नहीं होती है मगध के राजवंशों की। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें मगध के राजवंशों की जानकारी नहीं है? ईमानदारी से बताइए। मैं आपको चुटकी में याद करवा देता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, देखिएगा शब्द क्या सुना है आपने? आपने शब्द सुना होगा माशूका। सुना है? अब मुझे बताइए माशूका जो है वह कैसी होती है? तो आप कहते हैं सर माशूका जो है वह हसीन होती है। तो एक ट्रिक बन गई, डेट इज हसीन माशूका, है ना? क्या ट्रिक बनी? तो मेरे दोस्त ट्रिक बनी हसीन माशूका। अब आइए इसका थोड़ा सा क्रियाकलाप करते हैं। पहला ह से राजवंश निकला, डेट इज हरियक वंश। क्लियर? सी। तो दूसरा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, डेट इज शिशुनाग वंश। क्लियर? न। तीसरा है यहां पर नंद वंश। क्लियर? मां। चौथा आता है मौर्य राजवंश। नंद के बाद आपको पता ही है कि मौर्य राजवंश गद्दी पर बैठा था, सु। सर पांचवें नंबर पे आता है डेट इज सुंग वंश और का। तो इससे आता है कर्ण वंश। और मेरे दोस्त हम तो आ की मात्रा को भी ले लेते हैं प्लस आ। ठीक है। तो यहां से एक बनता है जिसे हम नाम देते हैं आंध्र सातवाहन वंश, क्योंकि यह बना है क प्लस आ की मात्रा से। क्या ये बात क्लियर? कैसी लगी सर ट्रिक? देखो हमने जैसे ही हसीन मासूका का नाम लिया, हमारे प्यारे देखिए हमने जैसे ही हसीन मासूका का नाम लिया, हमारे प्यारे विद्यार्थी हेमराज जी खिलखिला करके हंसने लगे, क्योंकि हमारी ट्रिक ही ऐसी है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। मगध साम्राज्य के राजवंश को याद करने का सही क्रम क्या रहेगा? हसीन मासूका। मासूका कब अच्छी लगती है? जब हसीन हो। ह से हरियक राजवंश, सी से शिशुनाग, न से नंद राजवंश, मा से बना मौर्य, सु से बना सुंग, क से बना कर्ण और आ की मात्रा आंध्र सातवाहन। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या ये ट्रिक आपको कभी भूल पाएंगे? क्या नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें दिमाग लगावा की जरूरत ही को नहीं पड़ा। टाइम मुझ सही कह रही हूँ कि ना तो लोग ट्रिक ऐसी ऐसी बनावा भाई साहब, भाजो घूम जावे है। ये बात याद रखना जी। चलो साहब, तो थोड़ा सा याद रखना, कालाशोक जो है
यह शिशुनाग राजवंश का था जी। कौन से प्रोडक्ट का था यह? शिशुनाग राजवंश का यह भाई था। चलो, मगध के राजवंश हो गए। अगला प्रश्न, श्रेणी कहते हैं किसे? समाज के एक वर्ग को, सैनिकों के पद के नाम को, एक आभूषण को, व्यापार के संघ को। अनुत्तरित प्रश्न, तो श्रेणी व्यवस्था होती है व्यापार का एक संघ। बहुत सिंपल सी भाषा में इस बात को समझिएगा। ट्रिक कैसी लगी? एक तो पहले तो ये बात सही बताओ मुझे, ठीक है? देखो, श्रेणी के लिए ही एक शब्द आया है, डेट इज सार्तवाह। जब आप गुप्त काल पढ़ते हैं तो वहां पर सार्तवाह शब्द आप यहां पर देखते हैं, ठीक है? इसी के लिए एक शब्द आया है जिसे हम कहते हैं श्रेष्ठी, ठीक है? और इसी के लिए एक शब्द आया है डेट इज कुलिक। तो ये शब्द थोड़े से याद रखिएगा। ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर है। डिले किस बात का? आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 400 ईसा पूर्व, 370 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 275 ईसा पूर्व। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। सिकंदर, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, इसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, तो यही है मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो आप आज ही जुड़िए हमसे। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चल रहा है, इतिहास विषय का है। 450 से ज्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। आरएस फाउंडेशन आधुनिक भारत का बैच है। 80 से ज्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत बल, उत्तर लेखन का अभ्यास, प्रिंटेबल नोट्स है। 3,999 इसकी फीस है और 499 आरएस वाले की फीस है। तो देरी किस बात की? आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। यहां पर डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में हिंदी के बैचेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हिंदी के भी ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और करते रहिएगा इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।